और नेताओं को भी जो डांस करना सिखाया, नेता ठुमका मारेगा ना आजकल हर उन दो काम करूंगा ना जैसे बेटा बेटा रो पापो काट दियो रे मारिया माने मारिया थारा ओछे बाद में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके जानो था, बहुत तकलीफ पड़ी आप होटल जोर की कर दी। अरे बलंद थारा कहीं करना आप रहनो देख मजा ले खानो कार घर जा पाते, कभी कोई आइसक्रीम खाते हुए क्या रही, कभी आइसक्रीम चाटते हुए, कभी कोई और अलग अलग जगह से निकल। और नेताओं को भी जो डांस करना सिखाया, नेता ठुमका मारेगा ना आजकल हर कोई करता है दम चक दम चक। अब कहीं न ठाई को नाचनो कटा है, अरे जगह सही नहीं वहां मत नाच बटे शुरू जाओ नाचना। अगर गढ़ किलों के सामने तुम मत नाचो, क्यों बेइज्जती करा रहे हो, बटे ठुमका गढ़ किला के सामने नाचो जोरों जोरों, लोग मजा उड़ा बहुत जोरदार ना नाचो, क्यों नाचने को पहले काम रही हो नाचने वाला याद आ जावाना तो बेचारा गलत को नहीं, आप भी जाएगा तो सही है वो नाच रहा आपको बताए दे भाई मैं ईसा यहाँ हालता ईसा ही पढ़िया बटे पढ़िया हाजी सा यहाँ। लेकिन एक तरफ हनुमान बेनीवाल है जो लड़ाई लड़के बता रहा है, उसने कहा कि राजा जो पेड़ से पैदा होता है वो राजा नहीं, रानी के पेड़ से पैदा होना राजा नहीं है, राजा वो है जिसे जनता चुनती है। अब राजाओं का राज नहीं रहा, राजाओं का राज तो चला गया। तो जब देश आजाद हुआ तो प्रथाएं खत्म हो गई, आप सब आजाद हो गए, आबाद हो गए। अब तो मैं आपको एक ही आह्वान करूंगा, शेड्यूल कास्ट के अंदर आज भी जितने हमारे भरतपुर अलवर जयपुर के इलाके के अंदर लोग पढ़ लिख रहे हैं, हम कम पढ़ लिख रहे हैं। मारवाड़ जयपुर या आपका नागौर जोधपुर बाढ़, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे नेताओं ने धोखा दिया। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़े नेता हमारे समाज के थे, किसानों में, उन्होंने जब अपनी कौम को धोखा दिया, आप तो हमारे पीछे थे, नाइक मेघवाड़ तो हमें ही मानते थे, तो मैं मारला ही कौन पढ़ाया, तो थे मांगला रहेगा वो खड्डा मैं पड़ गया, मारला थे पड़ गया खड्डा, यही कारण था। बाकी पढ़ाई के अंदर आप लोग बहुत आगे आ जाते हैं। अब मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आपको पढ़ाई लिखाई करानी है, ये तय करना है कि हमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना, नौकरी मिले या नहीं मिले। अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो हर चीज समझेगा, अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या होगा बताओ मुझे। पढ़ाई लिखाई कर सरकार सुविधाएं दे रही है, फ्री शिक्षा भी दे रही है। दुर्भाग्य से जो सरकारी स्कूल है उनके अंदर टीचर नहीं लगते। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, मैंने कहा एमपी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े, कलेक्टर एसपी का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, तो अपने आप सरकारी स्कूल के अंदर अच्छे अध्यापक लगेंगे। ये उठाया मैंने पार्लियामेंट के अंदर। और तमाम वो मुद्दे जो मेरे साथ उम्मीद करते हो, मैं हमेशा लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भील समाज, नाइक समाज और मेघवाल समाज, तमाम समाजों को जो ज्ञापन मुझे अभी प्राप्त हुए अलग अलग, जो एक एक व्यक्ति ने मुझे दिया, कुछ मुकदमों के मामले, कुछ अन्याय अत्याचार के, मैं आपको टेलीफोन भी वापस करूंगा। ये मैं सारे सारे लेके जा रहा हूँ। पृथ्वी वो सारे कागज लेके एक एक बात कराएगा मेरे से ना। एक बार यहाँ सब सुनो, एक एक करके यहाँ बोलने से कोई मतलब नहीं। आपने मुझे सारे दे दिए भरोसा करके, मैं आप सबसे बात भी करूँगा। गाड़े अलवार समाज का भी मिला तो ये बहुत समर्थन करते हैं मुझे, खींवसर में, आप चिंता नहीं करें। आपने तो ये प्रण लिया था महाराणा प्रताप के वंशज हो और बहुत मजबूत हो, अभी भी उस प्रण को निभा रहे हो कितने साल बाद भी। तो आपको सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। एक संदेश और दूंगा, उसमें तुम बुरा मत मानना, नशा नहीं करना। हमारे एक जगह में भाषण दे रहा था तो उसमें नशा करने वाले ज़्यादा थे कि मैं तो थाने बोर्ड देवा और मैं तो आधा हूँ ज़्यादा नशो करा। मैं कि था यार मत दीजिए, छोड़ो, मैं और तो कहीं आई हुई लास्ट हमारे भाई तो आ थोड़े क्या नशो करो, तो मैं ही नहीं करता, खुद चाय पीता हूँ। अच्छा बताओ, मुझे तो 25 साल से देख रहे हो, तुम रात को 3 बजे सोना, कब उठना, कब खाना खाया था पता नहीं, भगवान के भरोसे ही चल रहा हूँ, कि ईश्वर के भरोसे सब कुछ चल रहा है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना हमारे इन इलाकों के अंदर, इसमें केएमडी, चरस, ये जो मामले इनसे हमारी जो नई पीढ़ी है वो खत्म होने के कगार पर। कौन देश की रखवाली करेगा, कौन सेना में जाएगा भाई बताऊं, यही खत्म हो जाओगे नशा करके। और एक भाई है, उसके 4 बहन है, और भाई नशा करने लगे, उन बहनों की शादी कौन करेगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, कौन पढ़े। तो सबका अपना अपना काम है, क्यों किसी की होड़ करते हो। कोई फॉर्च्यूनर में घूम रहा है तो घूमने दो, क्या पता फाइनेंस वाले वापस ले जाए, कहाँ से लाया, उधार लाया, कोई चोरी चकारी करके लाया होगा, तो उस पर मत दो, तो फॉर्च्यूनर ले मत। अपने तो अगर बाइक से काम चल तो उससे चला लो। मेरे पास 2015 मॉडल गाड़ी है, बताओ, सारे नेता बड़ी बड़ी 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ, बड़े बंगले, फार्म हाउस, तो मंत्री या तो उधर चला जाता, ये इधर आपकी सेवा में लग गया,
मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती, टावर है गाड़ियाँ बैठ जाए और घूमला बीच में आ जाते हैं आपके। देखो होड़ वही करो जो अपनी उसमें हो, पढ़ो, आगे बढ़ो, लक्ष्य अपना होना चाहिए कि हमें वो लक्ष्य प्राप्त करना, किसी की होड़ नहीं करनी। बच्चे आजकल बेरोजगारी के अभाव के अंदर, तस्करी के अंदर जिस तरह लिप्त हो रहे हैं, जेलों के अंदर। एक बार मैं एक जेल, जयपुर जेल के अंदर में गया था देखने के लिए, आधे से ज्यादा हमारे लोग बैठे, संख्या हमारी ज्यादा है। दुर्भाग्य से छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, नशा, बर्बाद हो रहे हैं। परिवार पैसे आता है, मिलने के लिए आता है। आप देखिए जिसके घर से जेल में कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है, उस परिवार की क्या स्थिति होगी। तो हमें इन चीजों पर चिंतन करना है, मनन करना है। और एक चीज का तो तय कर लो, नशा नहीं करना है। तो नशा नहीं करोगे तो आधा काम मेरे हिसाब से। आजकल तो मोबाइल का भी बहुत नशा हो गया। कई तो एक नया गेम चल गया, मोबाइल पे पैसे वाले बनने के चक्कर में छोरे अंट छंट अनाप शनाप कर रहे हैं, फर्जी गेम है। तो ये नहीं करना भाई, फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है, फिर घर वाले बेचारे परेशान होते हैं। पहले तो बस घर वाले कहते नहीं कि कहीं काम करे, छोरो बहुत बढ़िया काम करे, बहुत अच्छा कमावे कटोगे, नहीं नहीं बढ़िया गाड़ी खरीदी रही, अरे वो तो ऑनलाइन गेम और जुआ सट्टे का काम करा। भाई मारे जाओगे, पता करोगे फॉर्च्यूनर कहाँ से आई, स्कॉर्पियो का, ये पता हमें करना है, हमें ध्यान रखना है। अगर बेटी बेटे को मोबाइल दिलाओ तो उसका हमें ध्यान रखना है कि मोबाइल पे वो किस किस से बात कर रहा है, ये ड्यूटी माँ बाप की है। अगर ये सारी काम अपन कर लेंगे तो निश्चित रूप ठीक होगा। मैं तो अब की बार लोकसभा में एक मामला जरूर उठाऊंगा कि बेटे बेटियों को ये अधिकार तो है कि वयस्क होने पे शादी अपनी मन मर्जी से करे। लेकिन कई जगह मैं देखता हूँ कि बेटियां कोर्ट में ये कहती है कि ये किसके माँ बाप है, मैं तो इसको पहचानती नहीं। तो गलत बात है। पैदा करके 20 साल तक पालो, और ये अधिकार नहीं है भाई। गोद में ही शादी कर लेते हैं, एक गोद में शादी, जहाँ पहले तो 4 समाज में भी 4 गोद छोड़ते थे क्योंकि आनुवंशिक बीमारियां नहीं हो। ये संस्कृति ऐसे ही थोड़ी बनी भारत की। ये विश्वगुरु कैसे भारत था, भारत ऐसे ही थोड़े हिंदुस्तान। तो हमें इन चीजों के बारे में बोलना पड़ेगा। बोलेगा कौन? कोर्ट ने कह दिया, दूसरा कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा सबसे पहले। अब की बार पार्लियामेंट के अंदर यही मामला उठाऊंगा सबसे ज्यादा कि माँ बाप का अपनी बेटी पे उतना ही अधिकार है जितना खुद का उसका अपने ऊपर अधिकार है। बेटे पे माँ बाप का उतना ही, अगर माँ बाप नहीं होंगे तो बेटा बेटी कहाँ से आएंगे बताओ मुझे? पालन पोषण करके बड़ा करते हैं। हाँ 19-20 स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, ये सही है कि वो शादी अपनी मर्जी से करे, लेकिन शादी मर्जी से ऐसे कैसे कर सकती है? अपना धर्म अलग है, व्यवस्थाएं अलग अलग, धर्मों में अलग अलग नियम है, अलग अलग उनके धर्मों के कानून बने हुए हैं। तो इन चीजों पे भी विचार होना चाहिए। कौन करेगा? समाज सुधार वाले हमें कह दोगे, हम चुप होकर बैठ जाएंगे, कह दिया कोर्ट ने ये कह दिया। अरे भैया कोर्ट ने अगर कह दिया तो कोर्ट का कहा हुआ भी कानून बदल के नया कानून बन सकता है। देश की पार्लियामेंट के अंदर बहुत से कानून कोर्ट के कहने के बाद भी बदले। लेकिन कोर्ट से अगर कोई बड़ा है वो है विधायिका, वो है लोकसभा, जो न्यायालय से भी बड़ी है और विधायिका भी सबसे बड़ी है। आपको पता है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, याद है आप लोगों को? कहाँ गए थे कोर्ट कचहरी उस समय? सोई गए कोर्ट। अरे आपको याद होगा जबरन खेतों में पटक पटक के नसबंदियां करती थी लोगों की उस समय, ताराराम जी। इमरजेंसी का जो खेल था, तब कोर्ट कहाँ गए थे? हिंदुस्तान का जवान पूछना चाहता है उस समय न्यायालय कहाँ गए थे जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई? और आज भी जब मोदी और अमित शाह ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, कोई भी बोलता है उसके घर पे ईडी सीबीआई भेजते हैं, उसके फोन टेप करते हैं, उनको झूठे मुकदमे में फंसा के और सजा करवा देते हैं, उनकी पॉलिटिकल डेथ करवा देते हैं। कहाँ है कानून? इसलिए हमें सोचना होगा और मजबूत लोगों को वोट के माध्यम से जिंदा रखना होगा। इसलिए ध्यान रखो, आपसे हम कुछ नहीं मांगते। जब वोट मांगने आए तो याद रखो कि वोट किसको देना है। ये 70 साल से जब पार्टियां आपको पागल बना रही है, तो अगर पार्टियों से कुछ लेना हो तो काम ले लो और वोट सही जगह पे डालो। ये काम करोगे तभी जिंदा व्यक्ति आपके भी लड़ने वाले रहेंगे देश के अंदर। बाकी जिंदा बचे नहीं लोग। और जितने बड़े लोग देख रहे हो ना, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े लोग, वो तो सरेंडर हो गए पहले से, वो तो हो गए सरेंडर। उनकी हालत क्या है वो आप सब जानते हैं। इनकी तो अब पिक्चरें धीरे धीरे बाहर आ रही है, आप देख रहे हो रोज कहीं न कहीं, है ना? कभी कोई आइसक्रीम खाते हुए आ रही, कभी आइसक्रीम चाटते हुए, कभी कोई और अलग अलग जगह से निकल रहे हैं सारे। तो सारी चीज़ें भाई आप सबको ध्यान रखनी है।
और ये इसलिए होगा क्योंकि जनता का जिसने अपमान किया, जनता को जिसने धोखा दिया, ईश्वर उनका ध्यान रखे। और जो जनता के साथ है, ईमानदारी से लड़ रहा है, उसकी भगवान मदद। खरनाल के मेले के अंदर देखा नहीं कि सरकार क्या चाह रही थी कि झगड़ा हो जाए, 5-10 मर जाए और हनुमान को बदनाम कर दो। लेकिन तेजाजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर है, हो भी गया, सब कुछ ठीक हो गया और पाप जिनको लगना लग गया और मामला ठीक हो गया। बाड़मेर में जब मेरी गाड़ी पे हमला कराया था, उस समय मुख्यमंत्री के इशारे पे वहां के लोकल मंत्रियों ने कहा कि झगड़ा हो जाएगा, 5-10 मरेंगे आपस में। पुलिस मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में फायर, तलवारों से हमला, लेकिन चोट नहीं आई। वो भी हमला इसलिए कराया कि आपस में लड़के 5-7 मर जाएंगे और हनुमान को बंद कर दो। लेकिन हनुमान पे तेजाजी महाराज की कृपा है, तमाम शेड्यूल कास्ट के भाइयों का आशीर्वाद है, दुआ है कि हनुमान मजबूत रहना चाहिए। इसलिए झगड़े और ये बदमाश जीते राजस्थान के अंदर मैंने सब देख लिया और जिसके पीछे पड़ा उसको ठीक किया, जिन नेताओं के पीछे पड़ा उनको दिन में तारे दिखाए, वसुंधरा को राजनीति बुला दी और कई जो लोग थे इधर उधर भाग गए। ये तो भजन मंडली है, ये भजन मंडली तो 1 महीने 1.5 महीने बाद उपचुनाव तक है, उसके बाद नजर ही नहीं आएगी आपकी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम सब मिलके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। आज जो कार्यक्रम आपने कराया मेरे भाइयों ने, भील सेवा समिति ने, मैं इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ताराराम जी, आप बच्चों को मोटिवेट करें, पूरे राजस्थान के अंदर आप दौरे करें। मैंने गोपाल को उपाध्यक्ष बनाया था मेवाड़ के अंदर। अब वो अभी बीच के दिनों में बच्चे सुस्त हो जाते हैं हमारे, खड़े रहते हैं, फिर कांग्रेस बीजेपी की टिकट मांग लेते हैं, फिर वहाँ नहीं मिलती, फिर वापस आ जाते हैं, 3 महीने बाहर घूमने लग जाते हैं। अपने बच्चे सीधे हैं, अपने बच्चे इतने सीधे हैं कि उनको कोई व्यक्ति ले जाके दूसरी जगह खड़ा कर दे ना कहीं और, तो पीछे वाले को भूल कर उसके साथ हो जाते हैं। कोई 7 स्टार होटल में ले जाकर खड़ा कर दे। मैंने देखा कई गांव के लोगों को, भाई हम तो 7 स्टार होटलों के अंदर रहे नहीं कभी, लेकिन वहाँ देखते हैं और चारों तरफ देखते हैं, अरे होटल जोर की गलती, अरे बड़ंदे थर गए करना आप रहना देख मजा ले, खानो का घर जा पाचो, रहना तो घर में है। क्यों ताराराम जी, वो मतलब उस व्यवस्था से प्रभावित हो जाते हैं। तो सरकारें यही चाहती है कि हमारे लोगों के कंधे पे बंदूक रख के उनको तोड़े, उनको अपनी तरफ मिला लें और अपनी कौम के दुश्मन के रूप में खड़ा कर दें। आज समझ नहीं आता तो समझ जाओगे सारा काम ठीक होगा। छोटे मोटे मांगे मौकान को नहीं यार, ब्याह को नहीं, तो फिर ब्याह में फिर आ जावा, 6 मणि में आ जावा, फिर अटी फिर और कट जावा, तीनों एक मदद आएगा। तो बहुत ध्यान रखना है कि अब आ रहा उपचुनाव, और उपचुनाव में अभी आप लोगों को खींच में अभी मैंने तय नहीं किया क्या करना, आप लोगों को बैठ के तय करूंगा। लेकिन अब का जो मुकाबला है वो मुकाबला दिल्ली की सरकार से सीधा मुकाबला है। कमजोर नहीं पड़ोगे। धनारी वाले मेरा ध्यान रखने के लिए इधर कुर्ची आसपास के इलाके में आ जाओगे ना सारे लोग आप आ जाना, क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो आपके ताराराम जी को भी उधर लेके जाऊंगा लोकसभा विधानसभा की ओर। ताराराम जी नहीं, मेघवाल समाज से, रेगर समाज से, तमाम समाजों से, सर्व समाज से। दोनों बार जब पार्टी बना के लड़ा तो 3-3 राजपूत समाज के कैंडिडेट भी मैंने उतारे, टिकटें दी, वोट मांगे तमाम राजपूत समाज से लेकर तमाम समाजों को, ब्राह्मण समाज को। तो भाइयों जब हम बड़ा मन रख के पार्टी बना के हम जब लड़ते हैं तो हमारे लिए एक जाति नहीं रहती। हाँ ये सही कि मैं जिस जाति में मैंने जन्म लिया वो जाति मेरे लिए गौरवान्वित महसूस करती है अगर मैं अच्छा काम करूँगा। और मैं उन 2 काम करूँगा ना, जैसे बेटा रोग पापो काट दियो रे मारिया माने मारिया, थारा ओछे बाद में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानो था, बहुत तकलीफ पड़ी आप। फिर भी उस वक्त मैं ही आया था, कोई नहीं था, मैं आया, मैंने उस परिवार को आगे किया, दोबारा भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वो जाने उनके कर्म जाने, आरएलपी को लड़ाई नहीं मैंने उससे आकर। तुम जानो भाई तुम्हारा मुकाबला करते रहो, मेरा कोई लेना देना नहीं, अपना आप फेल हो गए। तो भाई ये एक काले बेले समाज का मामला भी है, इसको भी हम दिखाएंगे काले बेले समाज का। हाँ तो बात कर लेंगे ना। तो मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, नरेश, सोहन और पूरी टीम को बधाई, और भोपालगढ़ के अंदर जो हमारे कार्यक्रम करे भाई उनको भी बधाई। लेकिन एक आध जगह कार्यक्रम रखते तो और बढ़िया। वैसे तो ये कार्यक्रम बहुत बड़ा दे कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर सर्व समाज के लोग आए, इसका मतलब राणा, पूंजा, भील आपके जरूर है, लेकिन वो हम सब के हैं। इसी भावना के साथ हमें राजस्थान को आगे बढ़ाना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जय हिंद। और एक चीज आप और तय करें, जितने भी हमारे मूल्य है, देखो मुझे तो आप कागज दे दिया करो, नायक समाज की कोई ढाणियाँ, भील समाज की ढाणियाँ बिजली से वंचित है, पानी से वंचित है, कोई सामुदायिक भवन बनाना है, कोई पुस्तकालय खुलवाने हैं, डिजिटल लाइब्रेरी, सड़क बनाने, तो मुझे आप कागज देते रहो।
काम आपके फटाफट होंगे और काम में कभी भेदभाव रखा नहीं, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ कि सब लोगों ने प्रयास कर लिया, फिर भी अभी तक हनुमान बेनीवाल सबकी सेवा करने के लिए खड़ा है। और आगे भी आप जान रखो, लोग सरकार में मौज मस्ती कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मजे ही ले रहे हैं। सरकार नहीं होती, वोट का अधिकार नहीं होता तो भजन लाल नहीं होता, कोई दूजा ही बैठता बड़ी में कुर्सी मार। आज भगत सिंह का नाम हम लेते हैं, उबाल आ जाता बच्चों के अंदर, चाहे किसी भी जाति का हो। और मुझे खुशी इस बात की है कि सर्व समाज के लोग राणा पूंजा भील की शहादत को, उनके संघर्ष को याद करने के लिए आज सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए। मैं ताराराम जी को धन्यवाद दूंगा जो हमारे बाड़मेर से चुनाव लड़े लोकसभा का, बहुत मजबूत नेता है। और ये मुझे पहले मिल जाते 5-7 साल पहले तो निश्चित रूप से विधानसभा और लोकसभा के अंदर होता। दुर्भाग्य से हमारा मिलन नहीं हुआ, और वैसे ज्यादातर जिनसे मिलन हुआ वो छोड़ के भाग गए। मुझे ये आदत पड़ गई लोगों की, लेकिन ये नहीं जाते, ये समझदार है, बात को समझते हैं, उनको नॉलेज है इतिहास के बारे में। मैंने देखा लोगों को बैठे हुए, कई लोग 5-5 बार विधायक सांसद बन गए, उनको पता ही नहीं कि लड़ाइयाँ कब हुई, नींद लेते सोते रहते हैं। तो मैं इनको इतना ही आश्वस्त करता हूँ ताराराम जी को, आगे हम लड़ाई मिलकर लड़ेंगे, हमें लड़ाई लड़नी है राजस्थान की सड़कों पे, देश के सिस्टम के खिलाफ। और एक मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि पवित्र दिन जो हमारे लिए, मैं मेवाड़ के अंदर वल्लभ नगर के चुनाव में गया था, जिस तरह मैंने वहाँ के पहाड़ देखे, जिस तरह बच्चों की वहाँ जीवन शैली, भील समाज के 10 कार्यक्रमों के अंदर में गया था। और एक तो मैंने नृत्य भी में भी शामिल हुआ था, कि वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा भील समाज ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, गौरी नृत्य उसके अंदर। और वहाँ उनका जीवन और संघर्ष देख के हर कोई कह सकता है कि राणा पूंजा भील की लड़ाई को भुलाया नहीं जा सकता। हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर उस व्यक्ति को जो स्थान मिलना चाहिए, वो स्थान और सम्मान आज तक नहीं मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय के अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी राणा पूंजा भील की आवाज गूंजेगी, राणा पूंजा भील के शहादत की गूंज आपको लोकसभा के अंदर सुनाई देगी। और मैं दिल्ली की सरकार से मांग करूंगा कि जिस तरह का सम्मान हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप को मिला, वही सम्मान राणा पूंजा भील को मिलना चाहिए। ये मैं आवाज उठाऊंगा और उनसे हमें निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती। आज भगत सिंह का नाम हम लेते हैं, उबाल आ जाता बच्चों के अंदर, चाहे किसी भी जाति का हो। भगत सिंह का नाम लेते ही हर व्यक्ति भूल जाता जाति क्या थी, कि उन्होंने जिस तरह अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, जिस तरह हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, बलिदान दिया। इसलिए खुली हवा के अंदर आप सांस ले रहे हो। बाबा साहब जब देश आजाद हुआ तब संविधान समिति की मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि संविधान का मूल स्वरूप कैसा होना चाहिए। 150 साल अंग्रेज हिंदुस्तान के ऊपर काबिज रहे, हमें लड़ाया, फूट डालो राज किया, अलग अलग जातियों में बंटा हुआ देश, अलग अलग टापुओं में बंटा हुआ देश, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियां, सीधे लोग इस हिंदुस्तान के। तब ये तय हुआ कि अब जब हिंदुस्तान नया बनेगा, जब अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे, तो हिंदुस्तान का संविधान क्या होगा, हिंदुस्तान का ढांचा क्या होगा, या इलेक्शन के माध्यम से किस तरह लोग चुने जाएंगे, किस तरह लोकसभा होगी, किस तरह विधानसभा होगी, संविधान हर आदमी को क्या अधिकार देगा, क्या उसके मौलिक अधिकार होंगे जो उसे उस शासन से अलग रखेंगे कि उसका मौलिक अधिकार है। तब ये बात चली कि मतदान का अधिकार अनपढ़ लोगों को नहीं दिया जाए, अनपढ़ लोग वोट नहीं डालेंगे। बात चली, तब बाबा साहब ने कहा कि अगर अनपढ़ लोग वोट नहीं डालेंगे तो गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ है भारत, और यहाँ ज्यादातर लोग अनपढ़ है हिंदुस्तान के अंदर। अगर ये वोट नहीं डालेंगे तो अंग्रेजों के राज के अंदर और चुनी व्यवस्था के राज के अंदर कोई अंतर नहीं होगा। और बाबा साहब के वीटो के बाद ही
अनपढ़ व्यक्तियों को वोट का अधिकार मिला। ये ताराराम जी ने बात सही कही कि हम पोलिंग बूथ पे जाकर जो वोट से अपना नेता चुनते हैं उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान था। इसलिए देश की प्रत्येक जाति, देश का प्रत्येक नेता उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके जयकारे लगाता है। बाबा साहब किसी जाति के नेता नहीं है। बाबा साहब हिंदुस्तान के अंदर संविधान, नया संविधान लाने वाले वो नेता थे जिन्होंने आपको वोट का अधिकार दिया। और अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो मैं तो मेरा ही बता दूं और पुराने बता दूं कि हम यहाँ नहीं होते। वोट नहीं लगता कहने फिरता आप बताओ मुझे, वोटों के लिए तो सारे घूम रहे हैं यहाँ पे। वोट नहीं होती, वोट का अधिकार नहीं होता तो भजन लाल नहीं होता, कोई दूजा ही बैठता बड़ी छह में कुर्सी मार। भाई वोट का अधिकार नहीं तो भजन लाल ने कुछ सीएम बना तो बेचारा ना। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो हमारे लोग SC ST OBC के लोग हाई कोर्ट के जज नहीं होते, DG नहीं होते, सेना के अंदर जनरल नहीं होते और इस तरह जो उड़ान भर रहे हैं हम वो नहीं बढ़ते। तो वोट से तो सबको जो लोकतंत्र के अंदर, और ये चुनी हुई सरकारें वही फैसले करती है। आज सबसे ताकतवर कोई है, लोग तो कहते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नहीं, विधायिका ही सबसे ताकतवर है। अगर विधायिका ठान ले कि हमें ये कानून बनाना है, वो कानून बन जाता है। कोर्ट का काम तो कानून की पालना करवाना है। काम सबसे मजबूत कौन हुआ? विधायिका। लेकिन हमारे लोग कमजोर हैं, इतने कमजोर के तो गुलामी, लोगों के खून के अंदर गुलामी, गुलामी, लंबी मानसिकता बदल नहीं सकती, लंबा समय लगेगा। शाम को क्या खाया सुबह भूल जाते हैं, सुबह क्या खाया दूसरे दिन कल कहीं खाया ध्यान ही मन तो यही चल रहा है हड़ा बोड़। तो ये हड़ा बोड़ का ही सिस्टम है मेरे भाई। मैं 2018 के अंदर पार्टी बना के लड़ा, 3 सीट आई। 5 साल में मोदी और अमित शाह से लड़ा, देश में लड़ा, वापिस 1 पे आ गया। 20 साल लड़के जहाँ पहुँचा वहाँ वापिस आ गया। तो मुझे लग रहा है कि मैं लड़ाई क्यों लड़ी, 20 साल क्यों खराब किए। मैं भी सत्ता में शामिल होता, आपके शेखाव जी मंत्री बन के घूम रहे हैं, तो दूसरे घूम रहे, मैं भी 3-4 बार मंत्री बन जाता और फिर ठोकर मार के फिर आ जाता कि मैं आपके साथ हूँ। तो कम से कम मौज मस्ती तो करता सरकार के अंदर। जो लोग सरकार में मौज मस्ती कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मजे ही ले रहे हैं सरकार।